पूरा मूल ग्रंथ नहीं है। प्रतिज्ञा हेतु ये गया नहीं था मूल में, लिखना था मूल में गया था नहीं है। अभी जो इनके नाम किए थे ना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावयवः, इसमें ये सब दिया था, है कि नहीं? तो हाँ, पर वो तो ये घटवा विधेय इसमें, तो घटः अभिधेय ये प्रतिज्ञा वाक्य है, घट वाच्य है। क्या इसका अर्थ है? घट वाच्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। ये प्रतिज्ञा की कि घट वाच्य, घट किसी न किसी पद का वाच्य है। हेतु है प्रमेयत्वात्, हेतु क्या है? प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्वम यह हेतु, यहाँ पर प्रमेय होने के कारण से, प्रमा ज्ञान का विषय होने के कारण से। और पटवत ये दृष्टांत है, पट है दृष्टांत। व्याप्ति आपको जोड़नी है, व्याप्ति आपको, हाँ बस ये व्याप्ति हो जाएगी। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यान्वय व्याप्ति है। साध्य और साधन का जो सहचार है, मतलब साध्य और हेतु का जो एक साथ रहना है, इसी को क्या कहते हैं? अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अन्वय है तो उस अन्वय घटित जो व्याप्ति, उसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। तो जो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है, वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, वो किसी न किसी पद का वाच्य होता है। इसको क्या कहेंगे? ये जो पंक्ति बोली अभी, इसको क्या कहते हैं? जो जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है, यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, वह किसी न किसी पद का वाच्य होता है। ये वाक्य बोला ना मैंने अभी, इस वाक्य का क्या नाम है? इसको कहते व्याप्ति। व्याप्ति जो आपको संस्कृत में बोला वही हिंदी में बोला, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। अब इसका हिंदी में क्या अर्थ हो गया? जो जो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, वो किसी न किसी पद का वाच्य होता है। इसको क्या कहते हैं? ये व्याप्ति है ना? ये व्याप्ति अन्वय व्याप्ति है। और दृष्टांत है पट, पट दृष्टांत है, क्योंकि पट प्रमा ज्ञान का विषय होता है क्या? हाँ, यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, किंतु वाच्य किसी पद का वाच्य है। हाँ, वाच्यत्व तो भी उसमें रहता है। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम यथा पटः, इसको कहते उदाहरण वाक्य। ये उदाहरण हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो गया उदाहरण वाक्य? उदाहरण वाक्य कौन सा हो गया? ये उदाहरण वाक्य है। व्याप्ति और दृष्टांत दोनों को मिलकर के उदाहरण कहते हैं। दृष्टांत क्या है इसमें? दृष्टांत पट है, दृष्टांत पट है। और व्याप्ति क्या है? व्याप्ति हाँ, संदेह नहीं होना चाहिए। व्याप्ति व्याप्ति बोलिए, खाली व्याप्ति बोलिए। हाँ, ये उसको म जोड़ दीजिए, अनुस्वार जोड़ लें। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ये क्या है? व्याप्ति है। ये व्याप्ति यान में व्याप्ति, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। और दृष्टांत क्या है? पट दृष्टांत है। और उदाहरण वाक्य क्या है? हाँ, क्या है ना तुम्हारा दृष्टांत वाक्य? उदाहरण कौन सा? उदाहरण वाक्य कौन सा इस अनुमान में? अभी अभी इन्होंने बोला उदाहरण वाक्य। धूम नहीं, अभी हम नीचे वाले अनुमान में चल रहे हैं। आपने पढ़ना पड़ता है, चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है। हाँ, उदाहरण वाक्य, हाँ ये तो व्याप्ति हो गई। अब उदाहरण ध्यान दे करके सुना करिए। हाँ गोरक्षनाथ महाराज, उदाहरण वाक्य बोलिए। और सब सुनिए एक बार, उदाहरण वाक्य सबको बोलना है अभी। हाँ, उदाहरण वाक्य बोलिए इस अनुमान में। 5 वाक्य चाहिए हमें, हर एक अनुमान में 5 वाक्य घटाना है हमें। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। यथा पटः सुना ना तुम्हारा? सुना वाक्य ये बोले जो? फिर से एक बार सुनना पड़ेगा, ऐसा है। फिर से एक बार बोली, और संस्कृत में बोली, हिंदी में नहीं। मतलब वहाँ जहाँ जो जोड़ती ना विभक्ति, उस विभक्ति। हाँ,
सुन लिया अभी? अब बोलिए उदाहरण वाक्य, आपको बोलना है। यत्र यत्र धूमत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम। धूम नहीं यार, यहाँ हेतु धूम नहीं यार, हेतु है प्रमेयत्व। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम। हो गया? नहीं, ध्यान दे करके सुनते नहीं, इतने कठिन थोड़ी हुए। हाँ, पटवत नहीं था पट, जिस जैसे कि पट, जहाँ जहाँ प्रमेयत्व भावा अभिधेयत्व है, जैसे पट। इस वाक्य को कौन सा वाक्य कहते हैं? इस वाक्य का नाम क्या है? नाथ महाराज, क्या है इस वाक्य का नाम? व्याप्त वाक्य। हाँ गोरक्षनाथ महाराज, इस वाक्य का नाम क्या है? हाँ, लिख रहा था, ये थोड़ी होता है। किस वाक्य का नाम? हाँ, किस वाक्य का नाम मैंने पूछा, ये तो बोल सकते हैं। किस वाक्य का नाम मैंने पूछा? यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम यथा पटः। इस वाक्य का नाम क्या है? हाँ, इस वाक्य को क्या कहते हैं? उदाहरण। इसको उदाहरण कहते हैं। यही उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्य बोलने की बात चल रही है, उदाहरण नाम है। और प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है? इस अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य जो घट विधेय प्रमेयत्वम, ये प्रमेयत्वात् पटवत, इस अनुमान में प्रतिज्ञा। हाँ, वो पहले जो है ना, वो आपको उसको याद तो किया, लेकिन याद ध्यान नहीं दिया है। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। तो पक्ष और साध्य दोनों को मिलकर के प्रतिज्ञा वाक्य होता है। पहले जो दो रहेंगे ना पद, सीधी सीधी बात है, अनुमान में जो पहले दो पद रहेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा कहते हैं। घट और अभिधेय दो पद है एक व्याकरण की दृष्टि से। तो इन दोनों को जब मिला करके आप देखेंगे तो ये प्रतिज्ञा वाक्य बन जाएगा। घट अभिधेय, इसको प्रतिज्ञा कहेंगे। जैसे पहले था पर्वतो वह्निमान, पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा थी। अब यहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य है घट अभिधेय। यहाँ पर है प्रतिज्ञा वाक्य घटो विधेय, है ना? इस वाक्य का क्या नाम है? घटो विधेय प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है? घट अभिधेय घटो विधेय, ये है प्रतिज्ञा वाक्य। और हेतु का कौन सा है इसमें, इस अनुमान में? प्रमेयत्वम, ये है हेतु। प्रमेयत्वम हेतु है। और दृष्टांत पट दृष्टांत। और उदाहरण वाक्य यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम यथा पटः, ये है उदाहरण वाक्य। समझ में आ गए तीन वाक्य? हाँ, प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है? हाँ, घटो विधेय, ये है प्रतिज्ञा वाक्य। घटः अविधेय प्रतिज्ञा वाक्य। और उदाहरण वाक्य नाथ महाराज? इसको याद करते जैसे नहीं, वो समझना है। आप रटने के हिसाब से देखेंगे तो भूल जाएगा, मतलब दिमाग से गिर जाएगा। समझेंगे तो बहुत आसान है। जहाँ जहाँ हितु एवं साध्य है, जहाँ जहाँ हितु एवं साध्य है, साध्य है इस अनुमान में अविधेयत्वम। साध्य कौन इस अनुमान में? अविधेयत्वम। और हेतु क्या है? प्रमेयत्वम। तो जहाँ जहाँ हेतु एवं साध्य है, इसको कहते व्याप्ति। तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, ये हो गई व्याप्ति। और पट, ये है दृष्टांत। पट क्या है इसमें? दृष्टांत। तो व्याप्ति और दृष्टांत दोनों को मिल करके जो वाक्य है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? उदाहरण वाक्य। तो उदाहरण वाक्य कौन सा है इसमें? यत्र यत्र जोड़ना है वहां पर। जब आप
हाँ, उदाहरण वाक्य बोल सकते हैं। यथा पटः, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम यथा पटः, इस वाक्य को क्या कहते हैं? उदाहरण वाक्य कहते हैं। तो ये उदाहरण वाक्य हो गए। और फिर आगे रहता है उपनय वाक्य, तथा च अयम, तथा च अयम। तथा मतलब उस प्रकार से यह घट है, जैसा पट है वैसा घट है, जैसा पट है उसी प्रकार घट है। तथा च अयम, तथा का मतलब जो दृष्टांत रहता है ना, उस दृष्टांत के जैसा यहाँ पर भी है। जो पक्ष है ना घट हमारा, जिस घट में हम अभिधेयत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अभी इस अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध किया जा रहा है? अभिधेयत्व सिद्ध किया जा रहा है। कहाँ सिद्ध किया जा रहा है? घट में। घट में अभिधेयत्व सिद्ध किया जा रहा है। और वो सिद्ध कहाँ है? पहले पट में सिद्ध है ना। पट में अभिधेयत्व और प्रमेयत्व सिद्ध है। अभिधेयत्व सिद्ध है, पट में क्या सिद्ध है? साध्य की सिद्धि। साध्य जहाँ पर निर्णित हो, या वादी और प्रतिवादी, मतलब जो दोनों रहते हैं ना विवाद करने वाले, उन दोनों का जहाँ पर विवाद न हो, निर्णय हो, दोनों भी जिस बात को मानते हो, उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत उसी को दिया जाता है कि जिसके विषय में हमें भी कोई संदेह न हो और सुनने वाले को भी कोई संशय न हो, उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं। जैसे वह महानस दृष्टांत दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा दृष्टांत दिया? पट दृष्टांत दिया। तथा चायम, उसी प्रकार से यह घट है, उसी प्रकार से यह घट है। उसी प्रकार से मतलब पट के समान, जैसा पट है उसी प्रकार से घट है। तो पट कैसा है? हाँ, पट कैसा है कि उसके समान घट है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो घट कैसा? पट के जैसा है। तो पट कैसा है? हाँ, मतलब अभिधेयत्व का वाच्य जो व्याप्य जो प्रमेयत्व, जैसे पहले अपरामर्श का जो स्वरूप हमने बनाया था ना, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। साध्य का व्याप्य जो हेतु, साध्य का व्याप्य कौन? हेतु, और उस हेतु से युक्त पर्वत। साध्य का व्याप्य जो हेतु और उस हेतु से युक्त पर्वत। यहाँ साध्य कौन है हमारे अनुमान में, प्रकृत अनुमान में? इस अनुमान घट में अभिधेयत्वम, साध्य कौन है? अभिधेयत्वम। अभिधेयत्वम ये साध्य, और हेतु कौन है? प्रमेयत्वम। तो इसमें व्याप्य कौन है? पता है व्याप्य कौन है इन दोनों में? कौन व्याप्य है? अभिधेयत्व व्याप्य, अप्रमेयत्व व्याप्य है। अच्छा, धूम व्याप्य या वन्य व्याप्य बताइए। व्याप्य कौन है? व्याप्य जानते व्याप्य किसको? व्याप्य है धूम, और वन्य है व्यापक। एक सामान्य रूप से इसको समझना, जो अधिक देश में रहता है वह होता है व्यापक, और जो कम देश में रहता है वह है व्याप्य। तो धूम अधिक देश में रहता है, वन्य अधिक देश में रहती है। वन्य अधिक देश में रहती है, इसलिए वन्य क्या है? व्यापक है, और धूम क्या है? व्याप्य है। और दूसरी प्रकार से समझना तो साध्य व्यापक होता है और हेतु व्याप्य होता है। साध्य व्यापक होता है और हेतु व्याप्य होता है। तो यहाँ साध्य अभिधेयत्वम, साध्य कौन है? अभिधेयत्वम, और हेतु कौन है? प्रमेयत्वम। तो व्यापक कौन है? अभिधेयत्वम व्यापक है ना। और व्याप्य कौन है? प्रमेयत्वम। ये क्या है? व्याप्य है। प्रमेयत्वम है व्याप्य। तो ये प्रमेयत्व किसका व्याप्य है? अभिधेयत्व का व्याप्य कौन है? प्रमेयत्वम। प्रमेयत्व किसका व्याप्य है? अभिधेयत्व का व्याप्य, अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व। और उस प्रमेयत्व से युक्त कौन है? प्रमेयत्व से युक्त है पट। दृष्टांत अपना, प्रमेयत्व से युक्त कौन है? पट। तो अभिधेयत्व का व्याप्य जो प्रमेयत्व, और उस प्रमेयत्व से युक्त है पट, है ना। इसको कहेंगे परामर्श। ये परामर्श हो गया अभी हमारा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, जो परामर्श का लक्षण गया ना। तो वन्य क्या यहाँ पर? अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व। अभिधेयत्व का व्याप्य कौन है? प्रमेयत्व, और उस प्रमेयत्व से युक्त कौन है? पट। तो अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। इस वाक्य को क्या कहेंगे? परामर्श। इसको कहते हैं परामर्श। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। इस वाक्य को कोई बोल सकते हैं?
बोलिए। नहीं हुआ। जैसे वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, पहला परामर्श का क्या स्वरूप था? पहले अनुमान में वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, प्रमेयत्ववान प्रमेयत्ववान अयम पटः, अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। इस वाक्य का क्या नाम है? क्या नाम है? मनोज जी जानते इस वाक्य को क्या कहते हैं? कहते परामर्श। तो क्या का नाम है? परामर्श। तो अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः, बोलिए। हाँ, अब बोलिए मनोज जी। याद किया जैसे आप ऐसे ना उसको ऐसे याद करते, जैसे वो याद करना नहीं, इसमें समझना है, खाली समझ में आ जाता है तो बोल देते हैं, बोल सकते हैं उसको। अब उसको एक ही पंक्ति को रटते रहेंगे, अभिधेयत्व अभिधेयत्व, इतना ही आप शब्द की इसी के शब्द की तरफ ध्यान देंगे ना तो पूरा वाक्य नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको एक ये वाक्य हमें बोलना है तो फिर वो पहले वाले शब्दों को रटते रहेंगे। अब बाकी वाला चला गया, तो पूरा वाक्य सुनना है एक बार ध्यान से। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः, बोलिए। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः, अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान पटः अयम पटः, अयम पटः। विधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। इस वाक्य को क्या कहते हैं? देखिए एकाग्रता का कितना अभाव है। हाँ, इसको कहते हैं परामर्श। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववान अयम पटः। तो पट कैसा है? समझ में आया? पट कैसा है? पट अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त है। पट कैसा है? अभिधेयत्व का व्याप्य जो प्रमेयत्व, उस प्रमेयत्व से युक्त है ना। प्रमेयत्व समझ गए सब लोग? प्रमेयत्व यानी क्या चीज है? नहीं तो ये था, यहाँ तो हेतु है, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमेय यानी प्रमेय शब्द का अर्थ क्या है? हाँ बोलिए, डरना नहीं, जो कुछ हो जो क्या उनको कोई फांसी पर थोड़ी चढ़ाएगा। हाँ, विषय है, यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको कहते हैं प्रमेय। और जो यथार्थ ज्ञान का विषय है तो उसमें धर्म रहता है, यथार्थ ज्ञान विषयत्वम प्रमेयत्वम। जो यथार्थ ज्ञान का विषय उसको प्रमेय कहेंगे, और उस प्रमेय में कौन सा धर्म रहेगा? प्रमेयत्वम। तो जोड़ दीजिए तो उसमें रहने वाला धर्म आ जाएगा हमारे सामने। तो पट कैसा है? अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। पट कैसा है? अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। तो जैसा पट है ना उसी प्रकार से घट है, उसी प्रकार घट है। इसको कहते उपनय वाक्य। जैसा पट है वैसा घट है। तो पट कैसा है? प्रमेयत्व वाला है। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है पट। तो जैसा पट है उसी प्रकार से घट है। तो घट भी कैसा है? हाँ, अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त है। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वान, वान का मतु प्रत्यय वो है ना, मतु की मकार को वकार हो गया वहां पर। तो अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त कौन है? घट है। तो तथाच अयम, अयम घटः तथा, ये जो हमारा घट है जिसमें हम प्रमेयत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो वह घट भी वैसा है। वैसा मतलब कैसा? पट के जैसा। पट कैसा है? हाँ, तो पट है अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला, और जैसा पट है वैसा घट है। तो घट भी है अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला, ऐसा है घट। इस वाक्य का क्या नाम है?
नहीं, अभी ये तो ये इतना तो वाक्य हो गया। अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वान अयम पटः, इसको कहेंगे परामर्श। लेकिन हम ये बात जब घट में घटाएंगे, मतलब पक्ष में घटाएंगे, तो इस वाक्य का नाम होता है उपनय। तथाच अयम, उसी प्रकार यह है। जैसा दृष्टांत है, जैसा पट है, उसी प्रकार से यह पक्ष घट है। उसी प्रकार से घट है, जैसा पट है वैसा घट है। जैसा महानस है उसी प्रकार ये पर्वत है। पहले उदाहरण में हमारे जैसा महानस है उसी प्रकार से ये पर्वत है। इस वाक्य को क्या कहते हैं? उपनय वाक्य कहते हैं। तथा चायम, उसी प्रकार यह है ना। ये उपनय वाक्य हो गए। कल ये सब 5 वाक्य लिखने आपको इस अनुमान के, है ना। लिख करके ले आइए, सोचेंगे नहीं तो यहाँ तो इतना ये हो जाता है, सोचने को मौका नहीं मिलता है। आगे निगमन, अंतिम वाक्य क्या है? निगमन है। तस्मात् तथा, तस्मात् तथा, तस्मात्, तस्मात् का मतलब होता है, तस्मात् का अर्थ यहाँ पर अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववत्वात्, अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त होने के कारण से। अभिधेयत्व का व्याप्य जो प्रमेयत्व और उस प्रमेयत्व से युक्त होने के कारण से। कौन है अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त? घट है ना। अभी तक हमने घट में ये सिद्ध किया कि घट अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। ये उपनय वाक्य ने बताया। उपनय वाक्य ने ये कहा कि जैसा पट है वैसा घट है। तो पट कैसा है? बोले पट प्रमेय अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। पट अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। और जैसा पट है वैसा घट है, अर्थात घट भी अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्व वाला है। तो घट में अभी क्या है? अभिधेयत्व व्याप्य प्रमेयत्ववत्वम, मतलब घट अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त है। और इसलिए तस्मात् का अर्थ इसलिए अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त होने के कारण से। कारण से क्या है? तथा, तथा का अर्थ है जो प्रतिज्ञा की थी ना हमने, घटो विधेय। तो इसलिए घट क्या है? वैसा है। वैसा मतलब अभिधेय। घट क्या हो गया? तथा, तथा का अर्थ अभिधेय, घट अभिधेय। तस्मात् तथा मतलब इसलिए घट अभिधेय है। ये निगमन वाक्य हो गया। इसलिए घट अभिधेय है, इसलिए हम कहते कि घटवाच्य है। तो बीच में युक्ति दे करके फिर बाद में उसी प्रतिज्ञा वाक्य को दोहराया जाता है। प्रतिज्ञा जैसी बोली जाती है ना, तो वैसे आखिरी जब सिद्ध हो जाती कोई बात, तो उस बात को फिर से वो बोला जाता है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ, है ना। पहले जो कहा था उसी को वो बताता है कि इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। तो इसलिए मतलब अभिधेयत्व का व्याप्य प्रमेयत्व से युक्त होने के कारण से घट अभिधेय है, घट वाच्य है ना। ये हो गया निगमन वाक्य। तो ऐसे 5 अवयव वाला जो वाक्य होता है ना, तो उसी को ही क्या कहते? परार्थ अनुमान कहते हैं। मतलब जिसमें 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है दूसरे को साध्य का ज्ञान कराने के लिए। जहाँ पर 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? परार्थ अनुमान कहते हैं। अनुमान इसको कहते हैं। तो इसमें 5 अवयव आएंगे। कोई भी अनुमान होगा तो उसमें ये आपको घटाना पड़ेगा। इसमें कौन प्रतिज्ञा क्या है, इसमें हेतु क्या है, इसमें उदाहरण क्या है, तो उपनय क्या है, निगमन क्या है। तो कम से कम पहले 3 जो अवयव है ना, वो तो पूरी तरह से स्पष्टता से समझ में आने चाहिए। बाकी आखिरी तो वैसे होता तथा चायम तस्मात् तथा, ये भले इनमें है, लेकिन 3 वाक्य जो है अन्य शास्त्रों में 3 ही वाक्य का अनुमान माना जाता है, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। ये हो गया केवल अन्वयी लिंग का विचार। 3 प्रकार के लिंग का विचार हमें करना है, जो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, दोनों प्रकार के व्याप्ति से युक्त हो। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अरे जो पर्वतो वर्णिमान धूमवत्वात्, इसमें अन्वय व्याप्ति का क्या स्वरूप था, बता सकते कोई? अन्वय व्याप्ति कैसी थी वहां पर? हाँ बोलिए, जिसमें क्या है? हाँ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वर्णी यथा मानसम, ये क्या होती है? अन्वय व्याप्ति। मानसम को जोड़ना नहीं, ये तो दृष्टांत है, तो पूरा उदाहरण बन जाएगा। नहीं तो व्याप्ति इतनी है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वर्णी, ये है अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति, हाँ संस्कृत में बोलना क्या है? हाँ, इसको संस्कृत में बोलिए।
यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। ये है व्यतिरिक्त व्याप्ति। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति। ऐसे दोनों प्रकार के व्याप्ति से युक्त धूम लिंग था, तो इसलिए धूम इस लिंग का नाम, इस धूम रूपी लिंग को कहते हैं अन्वय व्यतिरिक्त। धूम कैसा लिंग है? अन्वय व्यतिरिक्त लिंग। और ये दूसरे लिंग का विचार अभी हमारा हो गया जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति रहती है। जिस लिंग में क्या हो? केवल अन्वय व्याप्ति हो, जिसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति न हो। इसमें अन्वय व्याप्ति का क्या स्वरूप है? हाँ, नाथ महाराज ने तो मनोज ये बताइए आप दोनों, इसमें अन्वय व्याप्ति कैसी बनेगी? ये जो है ना घटो विधेय प्रमेयत्वात्, इसमें व्याप्ति कैसी व्याप्ति है? व्याप्ति बोली इसमें इसी बात है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, यहाँ कैसी व्याप्ति बनेगी इस अनुमान में? नहीं, यहाँ केवल व्यतिरिक्त है ही नहीं, जो एक ही प्रकार की व्याप्ति इसमें है। इस बात है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। अब इसको बहुत रटा है ना, उदाहरण वाक्यों को क्या है, तो वो तो होना चाहिए। व्याप्ति नहीं पता इसमें, इस अनुमान में? हाँ, इसमें व्याप्ति कैसी है? ये है व्याप्ति, है ना। इसमें ये है अन्वय व्याप्ति। अब इसमें केवल एक ही प्रकार की व्याप्ति, इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। क्यों व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है पता है? क्यों व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है? क्यों नहीं व्यतिरिक्त व्याप्ति यहाँ पर? देखिए, उस पंक्ति में ही होता है, उस मूल ग्रंथ में लिखा है। देखो, अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्व और व्यतिरिक्त व्याप्ति नास्ति। यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व, ये जो हित और साध्य है, इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। क्यों व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है? आगे लिख रहे देखो, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च। सभी में प्रमेयत्व होने के कारण से और सभी में अभिधेयत्व होने के कारण से जितने पदार्थ है वो सभी प्रमा ज्ञान के विषय हैं और वो सभी किसी न किसी पद के वाच्य हैं। जितने दुनिया में पदार्थ है ना, पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ है वो यथार्थ ज्ञान के विषय होते हैं और वो किसी न किसी पद के वाच्य होते हैं। किसी न किसी उनके वाच्य कोई न कोई पद होते हैं। ऐसे नहीं पदार्थ बना और उसको कोई शब्द ही ना हो, उसको कहने के लिए कोई शब्द ही ना हो, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ है? हमें पता नहीं होगा इस पदार्थ को क्या कहते हैं, ये हमें पता नहीं हो सकता है ना। ये रबर ये है, इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसमें और अन्य अन्य भाषा में, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, ये हमें पता नहीं होगा। लेकिन ये पदार्थ को हम जानते हैं। इस पदार्थ को यदि जानते हैं तो फिर इसका कोई ना कोई वाचक पद होता ही है। उस वाचक पद का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। तो यदि वो पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय है तो किसी न किसी पद का वाच्य भी जरूर होता है। तो जहाँ पर अभिधेयत्व का अभाव हो वहाँ पर प्रमेयत्व का अभाव, ऐसा कोई दृष्टांत आपको चाहिए। व्यतिरिक्त व्याप्ति के लिए क्या चाहिए? जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का अभाव है। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, तो ये व्यतिरिक्त व्याप्ति है। इस व्यतिरिक्त व्याप्ति का ग्रहण तब हो सकता है जब इसके लिए कोई दृष्टांत हो, है ना। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, इसके लिए कोई दृष्टांत है क्या? हाँ, जल हृद इसके लिए दृष्टांत है ना। जल हृद में क्या रहती? वह्नि रहती है, धूम रहता है, क्या रहता है? दोनों नहीं रहते हैं, वह्न्य भाव और धूमा भाव रहता है। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, वह है व्यतिरिक्त व्याप्ति, और उस व्यतिरिक्त व्याप्ति का दृष्टांत था जल हृद। तो वैसे यहाँ पर कोई दृष्टांत है क्या? यत्र प्रमेयत्वम यत्र अभिधेयत्वम नास्ति तत्र प्रमेयत्वम नास्ति, इसके लिए कोई दृष्टांत है हमारे पास में? दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसमें प्रमेयत्व न हो और जिसमें अभिधेयत्व न हो, है ना। तो इसके लिए यहाँ व्यतिरिक्त व्याप्ति का कोई दृष्टांत न होने के कारण से इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। ये जो अभी अनुमान हमने देखा, इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है, क्योंकि इनके अभाव कहीं पर भी नहीं है। इनका अभाव कहीं पर भी न होने के कारण से इसमें व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं है। समझ में आ गया? तो अभी आगे चलते, तीसरा लिंग हमें देखना है। तीसरा लिंग है केवल व्यतिरिक्त। यहाँ जैसे था, इसमें केवल अन्वय व्याप्ति थी। अब तीसरा लिंग हमें देखना है, उसमें केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति रहेगी, अन्वय व्याप्ति नहीं रहेगी उसमें, है ना। इतना अंतर है। धूम में दोनों है और ये प्रमेयत्व में केवल अन्वय व्याप्ति है। और अभी हमें एक लिंग देखना है गंधवत्वम, उसमें रहेगी केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति।
उसमें अनुव्याप्ति नहीं घटेगी। ये इसका विचार हमें करना है। अभी तीसरा, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला जो लिंग होता है, मात्र का अर्थ केवल, केवल व्यतिरेक व्याप्ति है जिसमें, जिस लिंग में क्या हो, केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, तो उस लिंग को क्या कहते हैं, केवल व्यतिरेकी। उस लिंग का नाम है केवल व्यतिरेकी। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखो मतलब पूरा अनुमान ही कह रहे, दृष्टांत का अर्थ है नहीं कि पट जैसे दिया हो, उस पूरा अनुमान को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि केवल व्यतिरेक लिंग जैसे इस अनुमान में है। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत् यथा जलम, न चय्यम तथा तस्मात् न तथेति। अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तः नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते है प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते। पृथ्वी इतरों से भिन्न है, पृथ्वी इतरों से भिन्न है। पृथ्वी में क्या सिद्ध किया जा रहा है, इतर भेद, इतरों से भिन्नता सिद्ध की जा रही है। जैसे पर्वत वन्यमान, तो पर्वत में वन्य की सिद्धि की जा रही थी। अब यहाँ पर हम अनुमान के द्वारा पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं, इतर भेद, इतरों से भिन्नता पृथ्वी में सिद्ध की जा रही है। तो पृथ्वी इतरों से भिन्न है। इतर मतलब जलादि है ना, जल, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन है ना, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भाव। पृथ्वी के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, है ना, पृथ्वी से अतिरिक्त द्रव्य कितने हैं, पृथ्वी से अतिरिक्त, हाँ, पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी को छोड़ करके अन्य द्रव्य 8, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मनांसी, ये जो है ये 8 द्रव्य, और बाकी के 6 पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये है पृथ्वी से भिन्न। तो ये जो इतर है जलादि, पृथ्वी से इतर कौन है, जलादि, उस जलादि से पृथ्वी भिन्न है, ये सिद्ध करना है हमें। जलादि से पृथ्वी भिन्न है, ये सिद्ध करना है। और इसमें हेतु क्या दिया जा रहा है, गंधवत्वात्, गंध वाली होने से। क्या हेतु है, गंध वाली होने से, गंधवत्व होने से। अब इसमें यदि हम अन्वय व्याप्ति कर लेते है ना, तो अन्वय व्याप्ति का क्या स्वरूप होता, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम, अर्थात इतर भेद। जो जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न है। जो जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न है, ये अन्वय व्याप्ति बनती। अब ये अन्वय व्याप्ति यहाँ नहीं घटा सकते आप, इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम इतर भेदः, ऐसी अन्वय व्याप्ति यहाँ पर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, तो इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है। जहाँ जहाँ गंधवत्व हो वहाँ वहाँ जलादि से भिन्नता है, तो ये दिखाने के लिए आपके पास कोई दृष्टांत नहीं। बोले दृष्टांत क्यों नहीं, घटपट आदि कितने पदार्थ है हमारे पास में, बोले वो तो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी के अंतर्गत आ गए। पृथ्वी, ये जो जितने जितने आप देंगे ना उदाहरण, जहाँ जहाँ गंध है वो जलादि से भिन्न है, इसके लिए जो दृष्टांत आप उठाएंगे वो क्या होगा, पृथ्वी होगा। और आपको जब दृष्टांत देना है ना, तो पक्ष से भिन्न दृष्टांत देना है, मतलब पृथ्वी से अलग और कोई दृष्टांत दिखाइए आप। पृथ्वी में तो हमें जलादि से भिन्नता सिद्ध करनी है, अभी सिद्ध नहीं है। पृथ्वी में जलादि से भिन्नता सिद्ध करनी, वो सिद्ध नहीं है, और उसको सिद्ध करने के लिए हेतु दिया गंधवत्व, है ना। तो अब यहाँ पर यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम, इसके लिए कोई दृष्टांत है क्या पृथ्वी से भिन्न? पृथ्वी से भिन्न कोई भी नहीं है, क्योंकि गंध कहाँ रहता है, केवल पृथ्वी में रहता है। गंध केवल पृथ्वी में रहता है, और इतर भेद भी पृथ्वी में रहता है। तो पृथ्वी के अलावा कोई दृष्टांत हमारे पास में है नहीं, और पृथ्वी दृष्टांत नहीं हो सकता है। आपको बताया ना, ये पर्वत वन्य वाला है, धूम होने के कारण से उस पर्वत के समान, ये दृष्टांत नहीं बनता है। क्यों, उस पर्वत पर भी धूम निकल रहा था, जैसे इस पर्वत पर धूम निकल रहा है, इसलिए पर्वत वन्य वाला है।
कैसे? बोले वो उस पर्वत के समान, क्योंकि उस पर्वत पर भी धूम निकल रहा है ना, तो वहां जैसे वन्य है तो वैसे यहाँ पर है। भाई यहाँ अभी तक सिद्ध नहीं हो गई, तो वैसे वहां पर भी सिद्ध नहीं है ना। इस पर्वत पर धूम निकल रहा है तो वन्य का अनुमान किया जा रहा है, दृष्टांत क्या दिया जा रहा है? वो पर्वत का, वो जो पर्वत है उस पर्वत में धूम है कि नहीं, इसलिए वन्य वहां पर। भाई उसमें कहाँ सिद्ध है? इसमें जब सिद्ध नहीं तो उसमें भी सिद्ध नहीं है। हाँ, उस पर्वत पर यदि वन्य दिखाई दे रही है और धूम भी दिखाई दे रहा है तो फिर तुम उसको दृष्टांत कह सकते थे। वो तो ऐसा है नहीं। तो दृष्टांत जब देना होता है ना, तो जहां पर दोनों का निर्णय हो, दोनों को जहां पर संशय न हो, ऐसा कोई दृष्टांत होना चाहिए, और वो उस पक्ष से भिन्न होना चाहिए। मतलब जहां पर हम साध्य सिद्ध करने जा रहे हैं ना, हम यहाँ इस अनुमान में किस में साध्य सिद्ध करने जा रहे हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी में हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं। कौन सा साध्य सिद्ध कर रहे हैं? इतर भेद। क्या साध्य सिद्ध करना है हमें? इतर भेद। पृथ्वी इतर भेदवती, पृथ्वी इतरों से भेद वाली है, इतरों से भिन्न है। तो इतर भेद हमें सिद्ध करना है पृथ्वी में। तो दृष्टांत जब हमें देना होगा तो हमें दृष्टांत कौन सा देना चाहिए? जो पृथ्वी से भिन्न हो। दृष्टांत कौन सा देना चाहिए? और पृथ्वी से भिन्न ऐसा कोई दृष्टांत है क्या हमारे पास में कि जिसमें गंध रहता हो और जो इतरों से भिन्न हो? ऐसा कोई दृष्टांत हमारे पास में नहीं है, इसलिए इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। तो अन्वय व्याप्ति नहीं है तो फिर कौन सी व्याप्ति घटाएंगे? व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप दिखा रहे। देखो पूरा उदाहरण वाक्य दिया है, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत। ये है व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। यत्र साध्या भाव तत्र हेत्व भाव। जहाँ साध्य नहीं रहता वहाँ हेतु भी नहीं रहता, इसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति। तो यहाँ पर देखो साध्य था हमारा इतरेभ्यो भिद्यते। क्या साध्य था? इतरेभ्यो भिद्यते, मतलब इतरों से भिन्नता, ये हमारा साध्य था। अब साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? इतरों से भिन्नता का अभाव। साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? इतरों से भिन्नता का अभाव। और हेतु था गंधवत्व, तो हेतु का अभाव क्या हो जाएगा? गंधवत्व का अभाव। गंधवत्व का अभाव, जैसे धूमवत्व का अभाव ये था हेतु का अभाव वहां पर, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गंधवत्व का अभाव ये है हेतु का अभाव। तो व्याप्ति लिख रहे देखो, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत। यत जो पदार्थ इतरों से भिन्न नहीं है, जो पदार्थ इतरों से भिन्न नहीं। देखो ये पृथ्वी है और ये सब क्या है? जलादि है, ये सब जलादि है। अब ये बताइए जो जलादि है ये पृथ्वी से इतर है या इतरों से भिन्न है? पृथ्वी से इतर कौन है? जलादि। ये पृथ्वी से इतर है, सब ये सब पृथ्वी से इतर है। ये इतर से भिन्न है क्या? इतर से भिन्न कौन है? पृथ्वी। इतर से भिन्न है पृथ्वी। इतर कौन है? जलादि। इतर है जलादि और इतर से भिन्न पृथ्वी। तो इतर से भिन्नता कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती है। जल आदि में इतरों से भिन्नता रहती है क्या? जल आदि में इतरों से भिन्नता नहीं रहती है। जल आदि में इतरता रहती है, इतर से भिन्न नहीं है जल आदि। जल आदि पृथ्वी से इतर है। जल आदि कैसे पृथ्वी से इतर है? इतर से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। तो इतर से भिन्नता कहाँ रहती है? इतर से भिन्नता कहाँ नहीं रहती है? जलादि में। इतरों से भिन्नता कहाँ नहीं रहती? जलादि में। तो जो जलादि इतरों से भिन्न नहीं है, जो जलादि इतरों से भिन्न नहीं है, जलादि इतरों से भिन्न नहीं है, ये होगा इसमें साध्य का अभाव। जलादि में क्या रहता है? साध्य का अभाव। जलादि इतरों से भिन्न नहीं है। इतरों से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। इतर कौन है? और इतरों से भिन्न कौन नहीं है? जलादि इतरों से भिन्न नहीं है। जो जलादि इतरों से भिन्न नहीं है वे गंध वाले भी नहीं है। उसमें गंधवत्व का भी क्या है? अभाव। उसमें गंध का भी अभाव है। तो जो इतरों से भिन्न नहीं है वो गंध से युक्त भी नहीं है। जो इतरों से भिन्न नहीं, साध्य का अभाव, और वो गंध से युक्त नहीं है, हेतु का अभाव। तो जो जलादिक पदार्थ इतरों से भिन्न नहीं है और वो जलादिक पदार्थ गंध वाले भी नहीं है। यत्र इतर भेदा भाव तत्र गंधवत्वा भाव है ना, ये व्याप्ति हो गई। यद इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतरों से भिन्न नहीं है वो गंध से युक्त भी नहीं है। जल इतरों से भिन्न है क्या? जल इतरों से भिन्न, जल इतर है। जल इतर है, जल इतर से भिन्न नहीं है। इतर से भिन्न पृथ्वी है। तो जल इतर से भिन्न नहीं है। तो जल में साध्य रहेगा या साध्य का अभाव रहेगा? जल में
दोनों में से कोई ना कोई तो रहेगा ना ऐसा तीसरा। भाई या गधा है या नहीं है, और तीसरा क्या है, या तो है नहीं है तो नहीं है, तीसरी कोई बात होती है क्या? तो जलादि में साध्य रहेगा या साध्य का अभाव रहेगा? साध्य का अभाव है जलादि में। जलादि में क्या है? साध्य का। साध्य है हमारा इतरों से भिन्नता। साध्य क्या है हमारा? इतरों से भिन्नता। तो इतरों से भिन्नता तो पृथ्वी में है। इतरों से भिन्नता किसमें? पृथ्वी में। और जलादि में इतरों से भिन्नता है क्या? नहीं। मतलब जलादि में इतरों से भिन्नता रूपी साध्य नहीं है। तो जलादि में साध्य नहीं है तो साध्य का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। जलादि में है साध्य का अभाव। और जलादि में हेतु रहता है क्या? गंध। गंध भी जलादि में नहीं है, गंध केवल पृथ्वी में रहता है। तो यद इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतरों से भिन्न नहीं है अर्थात इतर है, तो वह गंध से युक्त भी नहीं होता है। जैसे दृष्टांत क्या है इसके लिए? ये तो हो गई व्यतिरेक व्याप्ति। और इस व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत क्या है आपके पास में? जलादि। जलादि सब दृष्टांत है आपके पास। यथा जलम दे दिया यहाँ पर एक। तो जो इतरों से भिन्न नहीं है वह गंध से युक्त भी नहीं है। जैसे जल, जैसे जल। इस वाक्य को, पूरे वाक्य को क्या कहेंगे? उदाहरण वाक्य। और इसमें व्याप्ति क्या? व्याप्ति बोलिए इसमें से। हाँ, ये है व्यतिरेक व्याप्ति। आगे नहीं चलना है। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तत् गंधवत्, ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है। ये समझ में आ रहा है? ये व्यतिरेक व्याप्ति है। और दृष्टांत क्या है इसमें? जलम, ये दृष्टांत है। और उदाहरण वाक्य यदि इतर, हाँ ये पूरा। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम, इस वाक्य को क्या कहेंगे? उदाहरण वाक्य। तो देखिए, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते। प्रतिज्ञा वाक्य क्या हो गया? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते। हेतु हो गया गंधवत्वात्। और उदाहरण वाक्य हो गया यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम। ये हो गया उदाहरण वाक्य। यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी पृथ्वी की तरफ ध्यान दीजिए। हमें उपनय वाक्य घटाना है। अभी 3 वाक्य हमारे घट गए, अब उपनय वाक्य घटाना है। अब इसमें और एक थोड़ी सी तकलीफ होती है। अन्वय व्याप्ति में जैसे हम घटा रहे थे ना, उपनय जैसा हम कर रहे थे, तो यहाँ उस प्रकार का उपनय नहीं होता है। अन्वय व्याप्ति में उपनय कैसा था उसी प्रकार यह है। उसी प्रकार यह है। जैसा दृष्टांत है वैसा ही पक्ष रहता है। अन्वय व्याप्ति के स्थल पर जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार पक्ष रहता है। जैसा महानस है उसी प्रकार ये पर्वत है। जैसा पट है उसी प्रकार घट है। लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति में ऐसा नहीं होता। जैसे जलादि है वैसी पृथ्वी है क्या? नहीं। जलादि में तो गंध का अभाव है, जलादि में इतर भेद का अभाव है, वैसी पृथ्वी नहीं है ना? इसलिए यहाँ पर उदाहरण उपनय वाक्य बनता है न च इयम तथा, इयम पृथ्वी तथा न, यह पृथ्वी वैसी नहीं है। यह पृथ्वी वैसी नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला उपनय वाक्य हमारा बनता था उसी प्रकार यह है। क्या उपनय वाक्य था हमारा? उसी प्रकार यह है। जैसा दृष्टांत है उसी प्रकार यह है। यहाँ उसके विपरीत होगा। जैसा दृष्टांत वैसा ये नहीं है। जैसा दृष्टांत वैसा ये, तो दृष्टांत है जल, तो जैसा जल है वैसे पृथ्वी नहीं है। जैसा जल है वैसे ये पृथ्वी नहीं है। अर्थात जल जिस प्रकार से इतर भेद के अभाव वाला है ना, इतर भेद का अभाव उसमें रहता है, इतर से भिन्नता उसमें नहीं है ना, और उसमें गंध नहीं है, उस प्रकार पृथ्वी में है क्या? नहीं। पृथ्वी में तो गंध भी है और पृथ्वी में इतर भेद भी है। इसलिए पृथ्वी जल आदि के जैसे नहीं है। तो पृथ्वी जल आदि के जैसे नहीं है, इसलिए पृथ्वी क्या है? इतर से भिन्न नहीं है। पृथ्वी इतर से भिन्न नहीं है। अर्थात पृथ्वी क्या हो जाएगी? इतर से भिन्न है, या सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् न तथा, इसलिए वह वैसी नहीं है। मतलब जैसे जलादिक इतर भेद के अभाव से युक्त है और गंधवत्व के अभाव से युक्त है, वैसे पृथ्वी नहीं है। तो जलादि के समान पृथ्वी न होने के कारण से पृथ्वी जलादि के समान नहीं है। तो नहीं है तो कैसी नहीं है? गंधवत्व के अभाव वाली नहीं है, अर्थात गंध वाली है। इतर भेद के अभाव वाली नहीं है, अर्थात इतर भेद वाली है। तो पृथ्वी में इतर से भिन्नता की सिद्धि हो जाएगी। पृथ्वी में इतर से भिन्नता की सिद्धि हो जाएगी। न चियम तथा, यह पृथ्वी वैसी नहीं है। और तस्मात् मतलब जल आदि के समान न होने के कारण से, अर्थात वो गंध के अभाव वाली न होने से, गंध के अभाव वाली वो नहीं है।
तो गंध का अभाव वहां न होने के कारण से वहां पर इतर भेद का भी अभाव नहीं रहेगा। गंध का अभाव न रहने से इतर भेद का अभाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि गंध का अभाव व्यापक है। गंध का अभाव क्या है? व्यापक है। और इतर भेद का अभाव व्याप्य है। साध्य का अभाव व्याप्य होता है और हेतु का अभाव व्यापक होता है। वन्य का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। तो जहां पर व्यापक नहीं रहेगा, जहां पर व्यापक नहीं रहेगा वहां पर व्याप्य भी नहीं रह सकता है। तो पृथ्वी में गंध का अभाव, पृथ्वी में गंध का अभाव ये व्यापक है। ये पृथ्वी में गंध का अभाव रूपी व्यापक रहता है क्या? पृथ्वी में गंध का अभाव रहता है क्या? पृथ्वी में गंध का अभाव नहीं रहता है। पृथ्वी में गंध का अभाव नहीं रहता। पृथ्वी में क्या रहता है? गंध रहता है। गंध रहता है। पृथ्वी में गंध का अभाव नहीं रहता है, पृथ्वी में गंध रहता है। तो पृथ्वी में गंध का अभाव नहीं रहता है, अर्थात व्यापक नहीं रहता है। किसका व्यापक है गंध का अभाव? नहीं, गंध का अभाव व्यापक है इतर भेद के अभाव का। यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत, ये जो व्याप्ति की है, इस व्याप्ति में साध्य का अभाव है व्याप्य और हेतु का अभाव है व्यापक। हेतु का अभाव है तो गंध का अभाव क्या है? व्यापक। और इतर भेद का अभाव क्या है? व्याप्य। तो व्यापक जब पृथ्वी में नहीं रहता है, व्यापक गंध का अभाव पृथ्वी में नहीं रहता, इसलिए पृथ्वी में कौन नहीं रहेगा? इतर भेद का अभाव भी नहीं रहेगा, साध्य का अभाव भी नहीं रहेगा। तो पृथ्वी में साध्य का अभाव नहीं रहेगा तो पृथ्वी में क्या रहेगा? साध्य रहेगा। तो साध्य इतर भिन्नता, इतरों से भिन्नता, ये साध्य पृथ्वी में सिद्ध हो जाएगा। तो तस्मात् न तथा, इसलिए पृथ्वी वैसी नहीं है। तो ये हो गया व्यतिरिक्त व्याप्ति इसमें केवल इस अनुमान में। अब ये यहाँ पर अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं, इसके लिए बताया इन्होंने कि अत्र यद गंधवत तदितर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांत नास्ति। अत्र यहाँ पर जो जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न है। जो जो गंध से युक्त है वह इतरों से भिन्न। ये कौन सी व्याप्ति है? अन्वय व्याप्ति। और ये अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत यहाँ पर नहीं, इस अन्वय व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? बोले पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, क्योंकि दृष्टांत देना है आपको तो पृथ्वी से भिन्न होना चाहिए। और पृथ्वी से भिन्न ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं जहाँ गंध रहता हो और जहाँ पर इतर भेद भी रहता हो, ऐसा कोई है नहीं। हाँ, यदि आप घट को पक्ष बनाते ना, आप ऐसा करते अनुमान, घटः इतरेभ्यो भिद्यते, क्या अनुमान करते? घटः इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, तो आपके पास दृष्टांत हो जाता पट के समान। आपको दृष्टांत कौन सा मिल जाता? पट मिल जाता। लेकिन अभी हमने पूरे पृथ्वी को ही लेकर के उठा, मतलब पक्ष बना करके विचार किया है। हमारा पक्ष कौन है यहाँ पर? पूरी पृथ्वी है। तो दृष्टांत देना होगा तो पक्ष से भिन्न देना पड़ेगा कोई, और पक्ष से भिन्न कोई दृष्टांत हमारे पास में है नहीं। तो पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पूरी पृथ्वी को ही यहाँ पर पक्ष बनाया गया है, इसलिए यहाँ अन्वय दृष्टांत नहीं है। तो अन्वय दृष्टांत नहीं है तो अन्वय व्याप्ति नहीं है। और व्यतिरिक्त दृष्टांत है, तो व्यतिरिक्त दृष्टांत है तो व्यतिरिक्त व्याप्ति भी है। तो ये जो हेतु है यहाँ पर गंधवत्व हेतु, इसमें केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति है। इस गंधवत्व हेतु में क्या रहती है? केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है। तो केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति वाला ये लिंग होने के कारण से इस लिंग को कहते हैं केवल व्यतिरेकी लिंग, है ना, केवल व्यतिरेकी लिंग। तो ऐसे ये कुल हमारे 3 लिंग हो गए, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरिक्त। तो आप इसका जो है ना कल अच्छा से विचार कीजिए। ये जो पद है दोनों भी, अभी कल का केवल अन्वय का और यहाँ का, इन दोनों के भी जो 5 वाक्य आपको लिख करके लाना है, चाहे तो पहले वाले का भी लिखे, जो पर्वतवन्यमान जो था ना उसका भी, उसमें प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सब लिखना है। तथा चाय मित्रा नहीं लिखना है, तथा का क्या अर्थ होता है वो भी लिखना है। तथा चायम तस्मात् तथा हो गया, उपनय निगमन से छुट्टी है, ऐसा मत करो। तथा चायम का मतलब क्या होता है और तस्मात् तथा का मतलब क्या होता है, ये सब कल लिख करके लाएंगे, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।